तो गेट कीपर ने पूछा किसको मिलना है, हमने कहा कि हरिवंश जी से मिलना है। उन्होंने कहा आप जानते हैं कौन है वो, और हम लोग 9th क्लास के बच्चे थे। लेकिन जब हरिवंश सर अपने उस समय में मारुति वैन चला करता था, उसमें सर एंट्री लेते हैं, तो हम लोग सीधे जाके पैर पे उनका पड़ गए। उन्होंने हमारी कविताएं पढ़ी और उनको अच्छा लगा, और उन्होंने दोनों को एक मौका दिया कि कीवा संसार एक कॉलम हमारा साप्ताहिक निकलता है, उसमें आप लिखना शुरू कीजिए। लेकिन हम साथ में ये भूल जाते हैं कि आपको राजनीति से वास्ता नहीं है, लेकिन राजनीति को आपसे वास्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर विनय भरत। डॉक्टर विनय भरत अंग्रेजी साहित्य के जानकार हैं, प्रखर वक्ता हैं और एकेडमिक्स के साथ राजनीति में भी इनकी पकड़ है। डॉक्टर विनय भरत विनम्रता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, और चाहे मुद्दा एकेडमिक्स का हो, छात्र राजनीति का हो, या सार्वजनिक जीवन का ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पे बोलना ज़रूरी है, तो वहाँ वो बोलने से पीछे नहीं हटते। तो आज हम डॉक्टर विनय भरत से बात करते हैं। विनय जी, शुरुआत कैसे हुई, ये जो शैक्षणिक जीवन का जो सफ़र शुरू हुआ जी। और इसके साथ ही राजनीति, तो शुरुआत कैसे हुई? जी, स्कूली जीवन मेरा बीता राजकीय उच्च विद्यालय बरियातू, एक गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं पढ़ा, और उसमें पढ़ने के बाद जो हमारे शिक्षक थे, वहाँ से साहित्यिक अभिरुचि जो पैदा होती, हिंदी साहित्य की तरफ ज़्यादा लगा। और हमारे एक मित्र थे अविनाश दास, जो अभी फिल्म डायरेक्टर हुआ करते हैं, तो हम लोग दोनों खास करके एक स्पेशल हमने एक दोस्ती भी रही, और हमारी जो अप्रोच जीवन की रही साहित्य के प्रति बराबर एक चलती रही। तो उसी समय से साहित्यकार हमारे जितने रांची के थे जब हम स्कूल में थे, जैसे डॉक्टर रीता शुक्ला मैम थे, प्रोफेसर स्वर्गीय सिद्धेश्वर सिंह थे, उन सारे रामवृक्ष सर थे, इन सारे लोगों के पास हम जो चीज़ें स्कूलों से पूरा नहीं कर पाते थे, तो उनके पास जा कर के सीखने की जो कोशिश करते थे हम लोग। और मिशन लाइब्रेरी जो हमारा रामकृष्ण मिशन है मोराबादी में, आपके ऑफिस के बगल में, वहाँ हमारा अखाड़ा हुआ कर, वहाँ हम जा कर के बैठते थे, क्योंकि हमारे ज़माने में मोबाइल और एंड्रॉयड का ज़माना था नहीं, तो लाइब्रेरी हमारा दूसरा ठिकाना होता था। और चूँकि हमारे संसाधन उतने नहीं थे कि हम खरीद सके किताबों को, लेकिन किताब को पढ़ने की भूख जग चुकी थी, तो रामकृष्ण मिशन में हम जाते थे। फिर बड़े हो गए तो वहाँ एक ब्रिटिश लाइब्रेरी उस समय हुआ करता था, अभी वो इंटरनेशनल एंड कल्चरल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। फिर लिखते के क्रम में हमारे परिचय हुआ, प्रभात खबर नया नया उस समय लॉन्च हुआ था अखबार, तो एक विश्वकर्मा पूजा के दिन हम पहुंच गए, हाथ में डायरी लेकर के मैं और अविनाश मेरे दोस्त पहुंच गए। तो गेट कीपर ने पूछा किसको मिलना है, हमने कहा कि हरिवंश जी से मिलना है। उन्होंने कहा आप जानते हैं कौन है वो, और हम लोग 9th क्लास के बच्चे थे, तो हम हाँ जानते हैं, वो संपादक हैं। तो क्या दिखाना है, तो ये कविताएँ दिखानी है, तो वो मजाक में लिया। लेकिन जब हरिवंश सर अपने उस समय में मारुति वैन चला करता था, उसमें सर एंट्री लेते हैं, तो हम लोग सीधे जाके पैर पे उनका पड़ गए। बोले क्या, और बड़े मतलब बच्चों को देखने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि कौन है। बोले क्या है भाई, आप बाल गोपाल क्रांतिकारी लग रहे भाई, क्या बात है, हाथ में आपकी क्या है? तो हमने कहा डायरियाँ हैं। तो आप कुछ लिखते भी हैं? हमने हाँ, आइए। और सीधे एक विनय बिहारी सिंह भैया वहाँ काम किया करते थे, उनको बोला कि इन बच्चों को हमारे चैम्बर में लाइए। उन्होंने हमारी कविताएँ पढ़ी और उनको अच्छा लगा, और उन्होंने दोनों को एक मौका दिया कि कीवा संसार एक कॉलम हमारा साप्ताहिक निकलता है, उसमें आप लिखना शुरू कीजिए। और उसी समय उन्होंने लिखवाया, और उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों बच्चे बड़े क्रांतिकारी हैं, इनको आप ऐसे न लें, कोशिश कीजिए कि बेचारों के पास है क्या देने के लिए, और इनको प्रमोट करना है तो कर सकते हैं अगर अच्छा लिखते हैं। तो वहीं से एक साहित्यिक अभिरुचि शुरू हुई। फिर बड़े बड़े साहित्यकारों को, बाबा नागार्जुन को चिट्ठी लिखना, खत लिखना, ये सारा हमने स्कूल के समय से किया। और स्वतः जो हमारी अभिरुचि फिर हुआ कि भाई जब हिंदी लिटरेचर हमारे पास है, तो इफ़ आई वुड कमांड ओवर द इंग्लिश लिटरेचर, तो एक बड़ी दुनिया हमारे इंतज़ार कर रही, जो अलग नया फलक खोलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर साहित्य की किताबें जो हैं अंग्रेज़ी मुझसे में आया करती थी, तो उसके वजह से मैंने अंग्रेज़ी में सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके बाद फिर साहित्यिक अभिरुचि हमारी बढ़ती चली गई। अब इंडिया में साहित्य में ऐसा है कि या तो पत्रकारिता में जाओ कैंपस छोड़ने के बाद, या फिर शिक्षण में जाओ। तो मेरे अविनाश ने पत्रकारिता को पकड़ा और मैंने शिक्षण को पकड़ा, और फिर इस तरीके से हमारा करियर शुरू होता है। जब हम एग्जामिनेशन यूजीसी की होती है उसको क्रैक करते हैं, उसके बाद टीचिंग में आते हैं। और सबसे पहला हमारा जो कॉलेज है योगदा महाविद्यालय में हमारी नियुक्ति हुई थी। 2002 में हमारा एमए हुआ, 2003 में रिजल्ट मिला, 2004 में हम
महाशिक्षक के रूप में ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद लगातार हम शिक्षण क्षेत्र में बने हुए हैं। विनय जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही सरकारी स्कूल से। जी सरकारी स्कूल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर अंग्रेजी के प्रति वहाँ बहुत प्रोत्साहन का माहौल नहीं होता, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, मैं आपको बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं बता रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जब हम पढ़ते थे शायद प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार इतना ज़्यादा ध्यान देती थी कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ के पास हुआ हूँ उस समय में तकरीबन 25 शिक्षक वहाँ पर नियुक्त थे और सारे शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हुआ करते थे। एकेडमिक्स, खासकर अंग्रेजी साहित्य में आपकी ज़बरदस्त पकड़ है और आप अच्छा कर भी रहे हैं, तो एकेडमिक्स के साथ ये राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो, अगर हम ये कहते हैं कि राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है तो फिर हम ये समझ लें कि फिर हम एक ऑस्ट्रिच एटीट्यूड से गुजर रहे हैं, शुतुरमुर्गी एटीट्यूड से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा बच्चा पैदा होता है, हो सकता है कि आपको भी और हमें भी पल्स पोलियो का टीका लगा हो। तो पल्स पोलियो का टीका कैसे लग रहा है? राजनीति का हिस्सा है तभी तो लग रहा है ना। तो सबसे पहले जो राजनीति की जो डेफिनेशन वक्त के अनुसार बहुत ख़राब कर दी गई है और लोगों के जहन में बैठा दिया गया है कि पॉलिटिक्स का मतलब है कि डटी एटमॉस्फेयर, जबकि राजनीति की जो सबसे सिंपल और सरल परिभाषा है कि राजनीति का काम है समाज को अनुशासित करना। अगर इसमें हम जैसे जागरूक लोग इसमें आगे नहीं आएंगे तो हम ये कह दें कि राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम साथ में ये भूल जाते हैं कि आपको राजनीति से वास्ता नहीं है, लेकिन राजनीति को आपसे वास्ता है और वो आप पर लगातार काम कर रही है। और कैसे वास्ता नहीं है? हर एक आदमी 18 के ऊपर जो इंडिया में है वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में जा कर के वोट करता है। वो जैसे ही वोट करता है राजनीति का हिस्सा तो हो ही गया, उसकी भी अपनी थॉट आइडियोलॉजी तो हो ही गई। हाँ, वो पर्दे के पीछे है, तो पर्दे के पीछे है, और जो लोग जो राजनीति के कहलाते हैं वो पर्दे के सामने हैं, वो खुल करके हैं। तो हम लोग सामने वाले लोग हैं। शिक्षण एक फुल टाइम जॉब है, राजनीति भी जहाँ तक मेरी समझ वो भी फुल टाइम जॉब है। तो आप जैसा व्यक्ति जो काफ़ी संवेदनशील है, तो वो शिक्षण के साथ राजनीति के लिए समय निकाल कैसे लेता है? समय निकालने की बात नहीं है, प्रतिपल। जैसे एक शिक्षक हमेशा शिक्षक है और जो शिक्षक है वो एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी है, वो सीख रहा है तब जा कर के वो सिखा रहा है। राजनीति भी वैसी है कि हर एक सांस के साथ हम राजनीति को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। हर एक सांस छोड़ने के साथ हम राजनीति को आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिपल ये हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। हम पानी आपने मुझे दिया पीने के लिए, क्या ये पानी स्वच्छ है? क्या ये पानी पोर्टेबल है? नहीं है तो क्यों नहीं है? हर एक जगह पर राजनीति को अवेयरनेस, ये जब आपकी जो आँखें हैं, जो दर्शन है, जो वो खुलता है तो साथ साथ सब कुछ चलता है। अगर हम विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर बता रहे हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ माई फंडामेंटल राइट, तो साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्या जीवन में है। तो शिक्षण और छात्र और राजनीति तीनों शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और इसलिए बहुत आसान सा विषय हो जाता है जब हमारे लिए, जब देखने की दृष्टि पैनी हो जाती है, निगाह पैनी हो जाती है। संवेदनशीलता जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा आप ग्रास रूट्स में जैसे जैसे देखना शुरू करते हैं, स्वतः स्फूर्त वो चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं। शिक्षण में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो तो खैर रिमार्केबल है। राजनीति में क्या ऐसा आप बदलाव कर सके? लंबे समय से आप राजनीति में हैं, जो जानकारी है मुझे जी। तो क्या ऐसा बदलाव कर सके, या क्या ऐसा बदलाव दिखा आपको जिसकी वजह से आपका राजनीति में रहना सार्थक लग सके? तो राजनीति में आने के बाद जो मैंने काम किए हैं या जो मैंने अपने विचार रखे 10 सालों से, मैं लगातार डिस्कोर्स करता रहा, उसका असर कुछ समय के बाद मालूम चलेगा। अभी तो वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य, टाइम के बड़े डिमेंशन में वो यात्रा बहुत छोटी, इतनी बिंदु मात्र है, तो उसको एसेस करना भी थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा और काम इस पर वक्त जो जैसे जैसे बीतेगा। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जब अपने अध्ययन के मार्फत जब मैं मुद्दों को उठाता हूँ या उस पर कुछ बोलता हूँ, तो वैसे लोग जो संविधान को पढ़ रहे हैं या जो उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको लगता है कि एक आदमी कोई इस विषय पर मुखर है।
तो मेरे मुखर होने से उनका कहीं ना कहीं वो हौसला जो निराश करती है रह के राजनीति, कंधे कुएं में कहीं कहीं ले जाती है, कई दफ़े इतनी हिंसात्मक राजनीति है कि उसके बीच में तर्कशीलता की कोई जगह नहीं बचती है। वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि राजनीति को कुतर्क से तर्क की तरफ ले जाऊँ। 19 साल आपको उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हो गए। जी उससे पहले लंबा समय आपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने में भी लगाया। जी मैं दोनों विषयों पे जानना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, जी इनकी समस्याएं क्या है और इनको एड्रेस किया जा सकता है या फिर कोई संभावना नहीं लगता है? नहीं, एकदम एड्रेस किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा में समाज से ये पहल अगर जब शुरू होगी कि जब हमारे जो सरकारी अफसर्स हैं वो अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने लगेंगे तो धीरे धीरे जो माहौल बनेगा, शिक्षकों की जो जवाबदेही ज़्यादा आएगी, क्योंकि अब वो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं, हाशिए के बच्चे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पर सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर हम वहाँ भेजेंगे नहीं तो वो शिक्षक भी उतने जवाबदेह नहीं हो पाएंगे। तो एक वो समाज से अब वो समय आ गया जब हमारे तरफ से वो एक्शन जाए, जो कि बड़ा मुश्किल दिखता है। तो एक तो वो है। दूसरा, जो स्कूलों को मर्ज करने की बात, स्कूलों को मर्ज नहीं करके स्कूलों की संख्या और बढ़ाने की ज़रूरत है, सरकारी स्कूलों की। बात हम करते हैं स्कूली शिक्षा पे। जी झारखंड या देश के बहुत सारे दूसरे राज्यों में भी स्कूल ही इतने घटिया बनाए जाते हैं कि वहाँ जाके शिक्षकों का सम्मान जगने की जगह उतर जाता है। केजरीवाल सरकार ने निश्चित तौर पे बढ़िया पहल की है, कम से कम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। वहाँ जाके और टीचर्स को ट्रेनिंग देना, शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और उनको एक्सेल करने के लिए प्रोत्साहित किया है सरकार ने। जी जी तो ये झारखंड में नहीं हो सकता है। आखिर आदिवासी बच्चे एक कमरे दो कमरे वाले स्कूलों में क्यों पढ़े? क्या हमारे पास स्पेस नहीं है या फिर हम ऐसा कर नहीं सकते? ये एक बहुत ही मैं महसूस करता हूँ कि जब से झारखंड बना है 2000 से, और उसके पहले एकीकृत बिहार में भी कमोबेश स्थिति ऐसे ही थी। नहीं, आप अगर अंग्रेजी शासनकाल को देखेंगे, जैसे जिला स्कूल का भवन देख लीजिए, आप स्पेस देखिए। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए में शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स दे दिया, लेकिन जब बजट एलोकेशन की बात आती है तो प्राइमरी एजुकेशन का बजट एकदम छोटा होता है। तो ये तो होना, बगल छोड़ दीजिए, दिल्ली तो मैं बगल उड़ीसा में देख रहा हूँ, राउरकेला में मैं विजिट कर रहा था। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बिल्डिंगें थी एकदम सुंदर, जो मनोबल हाई हो जाता है, बच्चों का भी पढ़ने का माहौल बनता है। सब जगह टाइल्स लगे हुए हैं, ईंटें बिछे हुए हैं, कहीं कीचड़ नहीं है, फूल और गमला लगा हुआ है। शिक्षा का मंदिर अगर हम टेम्पल बोलते हैं तो टेम्पल को साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है। और मैं मानता हूँ कि सारे सरकारों से ये, इस आपके मन से रिक्वेस्ट भी होगा कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और ग्लैमराइजेशन नहीं होगा, शिक्षा को तो सबसे ज़्यादा ग्लैमराइज करना चाहिए, तो उसको उसके तब तक उसका जो अब हम जो अपेक्षा रख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। झारखंड की जो राजनीति चल रही है उसमें स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा एक अलिखित परंपरा रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है। आप इससे कितना सहमत है और क्या ये जो परंपरा चली है अघोषित रूप से, उससे झारखंड का हित हुआ है? नहीं, इस पर मैं व्यक्तिगत इस पर भी मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड की जो राजनीति है वो शुरू से ऐसा नहीं कि आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ रहे, है ना। यहाँ रघुवर दास जी भी रहे, दूसरे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन झारखंड की समस्या ये रही है कि अस्थाई सरकारें जल्दी नहीं मिल पाई हैं। विश्वविद्यालयों में जो बड़ी समस्या है, ठेके पे शिक्षक रखे जाते हैं। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूँ, पूरे प्राथमिक शिक्षा में अगर आप देखेंगे, और जो कि झारखंड के परिदृश्य में जिस पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ राजनीति होती है, वो ये है कि यहाँ पर आज तक, जैसे उड़ीसा बगल में चले जाएं, बंगाल चले जाएं, वहाँ पर है कि क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक सभी बच्चों को वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ना जरूरी होता है और एग्ज़ाम को पास करना जरूरी होता है। उच्च शिक्षा पे बड़ी समस्या है, ठेके के शिक्षक
और घंटी आधारित शिक्षक, इसके अलावा आप परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति से बचना चाहते हैं, जी जो दिखता है जी, जो जी, सरकार का रवैया। इसके अलावा जो बिल्डिंग है, जो भवन है, जी जिनको रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरत रहता है, जी आप छात्रावास को जाके देखेंगे, रांची कॉलेज के जी, छात्रावास को, तो जी, उसमें इंसान के रहने लायक नहीं है। तो ये जो स्थिति है, जी। तो इसमें कैसे उच्च शिक्षा और क्या विद्यार्थी पढ़ेंगे? मैं वापस कहूँगा कि ये इसमें बजट एलोकेशन जो हमारा होना चाहिए। अब नियुक्तियां तो 2008 के बाद हुई ही नहीं, और रिटायरमेंट ट्रिपल टाइम्स हो गए। आप एकेडमिक्स के साथ राजनीति में आए तो निश्चित तौर पे सोच विचार किया होगा, गंभीर चिंतन मंथन किया होगा। तो ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप राजनीति के जरिए? राजनीति के ज़रिए हम दो चीज़ें, पहले राजनीति को कहने के पहले एक और चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप रात को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको दिन के बारे में बताना होगा। अगर आप अमीरी के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको गरीबी को बताना पड़ेगा। अगर आप सुख के बारे में बताना चाहते हैं तो दुख के बारे में बताना होगा। अगर हमको राजनीति बतानी है तो हमको धर्म के बारे में बताना होगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में धर्म और राजनीति को ऐसे ब्लेंड कर दिया गया है कि पीपल आर जनरली कंफ्यूज्ड अबाउट इट। लेट मी टेल थ्रू योर स्टूडियो दैट राजनीति का काम और धर्म का काम अलग अलग है। दोनों मिक्स होंगे हिंदुस्तान के लिए खतरा है, किसी भी देश के लिए खतरा है। धर्म का काम है स्वयं को अनुशासित करना, टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। अभी आपका स्टूडियो है, मैं गया, प्रणाम किया। प्रणाम करने से मैं समाज को अनुशासित नहीं कर रहा हूँ, खुद को अनुशासित कर रहा हूँ। प्रभु को देखते लगता है कि मुझे एक आचरण में आना चाहिए। तो धर्म हमको स्वयं को अनुशासित करने के लिए है, और राजनीति समाज को अनुशासित करने की। आज चपरासी की नौकरी हो एक योग्यता है, राजनीति में आने के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं है। कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, किसी भी मतलब कोई भी शिक्षा हासिल किया हो, वो आ सकता है। आप इससे सहमत हैं कि राजनीति में जो पढ़ाई की ज़रूरत है या फिर डिग्रियों की ज़रूरत है या फिर ज़रूरी कौशल की ज़रूरत है, इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, राजनीति एक ऐसा, मैं आपसे इसके प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न रखता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दो जगहों पर हैं, आप मानेंगे। जुडिशरी में तो खैर अलग छोड़ देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं डिस्कशंस के परिधि से। यूनिवर्सिटी कैंपस है, शिक्षक लोग हैं, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिशन से आते हैं, क्या वो तो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्या आज भारत में करप्शन नहीं है? और क्या उनके लेवल से करप्शन नहीं हो रहा है? तो क्या हम सिर्फ ये मान लें कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज़ की गारंटी को ईमानदार हैं? तो राजनीति में सबसे जो पहली ज़रूरत है वो नैतिक चरित्र का और ईमानदार होने का है। एक आखिरी सवाल है, आप लंबे समय तक आसू में रहे, बड़ा निजी सवाल है। जदयू में आए, जी जदयू ज्वाइन किया, जी। आसू छोड़ने की वजहें क्या रही और आपने जदयू को क्यों चुना, जबकि दोनों ही राजनीति के ही प्लेटफॉर्म है, दोनों ही जगह आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती थी, जो सर्व करने की जो भावना है राजनीति के जरिए समाज को सर्व करने की? आंसू की छोड़ने की वजह से ज़्यादा जदयू को ज्वाइन करने की वजह मेरे पास ज़्यादा थी। तो उन्होंने अभी एक ST/SC एट्रोसिटीज़ एक्ट को हटाने का प्रयास किया, उसके चलते पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन भी हुआ। तो एक वहाँ पर मुझे लगा कि गलत हो रहा है, कहीं संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की जा रही है। दूसरे मुझे लगा कि जिस तरीके से एक छोटा सा पीप होल बनाया गया CNT के अंदर में, कि व्यावसायिक कारणों से भी हम इसे दे सकते हैं CNT के लिए, जिसके चलते बहुत विरोध भी हुआ। एक तीसरा कानून जो बन के आता है कि भाई मतलब जो अभी वन अधिनियम जो भी हाल में देखने को मिल रहा है ना। चौथा जो कोशिश जो होती है वो कृषि बिल पारित होता है। तो ऐसे ऐसे बिल, ऐसे ऐसी चीज़ें जो भारत के संविधान और इसकी मूल भावना के साथ में मैंने देखा
कि ये जदयू जो है खड़ी दिख रही है। मैं भी एक झारखंड से हाथ उठाया। मैं बहुत मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ, आप जहाँ हैं, वहाँ से एक हाथ उठा सकते हैं। तो मैंने एक झारखंड से हाथ उठाया कि आपका जो प्रयास है संविधान को बचाने की जो कवायद है, उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मौका था, क्योंकि उसके बाद फिर वो वक्त जो है वो निकल जाएगा। एक पूरक प्रश्न है, जी, जदयू है क्यों? कांग्रेस, राजद या दूसरे अन्य दल, वो क्यों नहीं? देखिए, इस पूरी जो प्रक्रिया हुई, जो इंडिया आज फॉर्म में, जो इंडिया कहा जा रहा है, जिस अलायंस का नाम बना है, जिसमें कि 22 या 30 पार्टी हैं, और दूसरी ओर जो एनडीए है वहाँ पर 38 पार्टी हैं, बड़ी पार्टियाँ। और ये भी एक लोगों को कन्फ्यूजन है कि मोदी जी अकेले हैं। भाई, मोदी जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ 38 पार्टी है जो इंडिया से ज़्यादा उनके तरफ खेमे में लोग खड़े हैं। लेकिन जदयू इसलिए कि इस पूरी जो केंद्र में, इस जो ये एक संविधान बचाने वाली जो टीमें हैं, उसके केंद्र में जो एपी सेंटर बनता है वो पटना पहला स्थल होता है। तो नीतीश जी जैसे ही राजद की तरफ आते हैं, और उसके बाद जो एक मोबिलाइजेशन होता है, तो इस पूरी मुहिम के केंद्र में मैंने माना कि नीतीश जी हैं। और नीतीश जी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन पर कोई दाग नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नीतीश जी पर कोई दाग नहीं है। और इन्होंने इस पूरी मुहिम की लीडरशिप अपने वो रिस्क लिया, और उसको आगे आकर के उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। उस कोशिश को नमन करते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। IDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत।